Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society. लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कि जो हमारी वोमेन स्टडीज थी वो जेंडर स्टडीज तक कैसे पहुंची, यानी उसका जो जेंडर स्टडीज में जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ, क्या क्या उसमें थे पॉइंट्स। उसमें मैंने वैदिक काल के बारे में बताया था। वैदिक काल के बाद मैंने मुस्लिम पीरियड के बारे में बताया था। मुस्लिम पीरियड के बाद मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आए और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए उस टाइम पर। किन किन लोगों ने जो वोमेन स्टडी है उसको बढ़ावा दिया, यानी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। और आज हम देखेंगे जेंडर इश्यूज, यानी पैराडिग्म शिफ्ट, यानी जो हमारा एक प्रतिमान चेंज होता है, जो हमारी सोचने की एक जो सोच हमारी चेंज होती है, जो हमारी थिंकिंग चेंज होती है, वो किस तरीके से पुरानी थिंकिंग से नई थिंकिंग में बदली किस तरीके से। तो पैराडिग्म शिफ्ट का मतलब ही यही है कि पुरानी थिंकिंग को छोड़कर जो बदलाव आया वो क्या किस तरीके से आया, उस जो पुरानी सोच है उसकी जगह पर किसने जगह ली, यानी नई सोच ने जगह ली। तो ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। तो जेंडर इश्यूज क्या क्या है इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल या कल्चरल इश्यूज, तो ये सारे इश्यूज इसके अंदर होते हैं। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक लेवल पे, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक लेवल पे, सोशल मतलब हमारे सामाजिक लेवल पे, एजुकेशनल मतलब हमारी शैक्षिक यानी शिक्षा के लेवल पे, स्पिरिचुअल यानी हमारे आध्यात्म के लेवल पे, और कल्चरल यानी हमारी संस्कृति के लेवल पे। इसके अंदर देखेंगे हम कि कैसे वोमेन स्टडीज जेंडर स्टडीज में चेंज हुई। वोमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज निकली है, यानी वोमेन स्टडीज पहले समाज में लाई गई, मतलब पहले जैसा था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो महिलाओं को शिक्षा वो किसी भी कोर्स में अपनी शिक्षा हासिल कर सकती हैं। और ये वोमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज में कैसे परिवर्तित हुई ये हम आगे देखेंगे। वोमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज निकली है, ये बाद में आई, मतलब ये जो जेंडर स्टडीज है ये बाद में आई। इसका कारण अगर हम सिर्फ वोमेन की बात करेंगे तो ये उतनी उन्नति नहीं है, मतलब इतनी उन्नति इसके अंदर नहीं हुई है। इसमें ब्रॉडर करना वोमेन को, मतलब इसके अंदर वोमेन स्टडीज को क्या है, वोमेन स्टडीज के अंदर है कि वोमेन्स को ब्रॉडर करना, वोमेन्स की शिक्षा को ब्रॉडर करना। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि उन्हें एज अ जेंडर बॉर्डर पर्सपेक्टिव मिले, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले, यानी वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ वोमेन स्टडीज ना हो, ये एक जेंडर स्टडीज हो। जेंडर लेवल पे उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जाए, हर तरीके की शिक्षा दी जाए। तो इसको उन्होंने क्या कहा कि फेमिनिस्ट जो थी पहले, जो नारीवाद था, और सोशियोलॉजिस्ट जो थी, ये इन लोगों ने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो वोमेन के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वोमेन स्टडीज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो जेंडर स्टडीज होनी चाहिए। मतलब उसको वोमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज में एक तरीके से चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स वाइडर हो, मतलब जो राइट्स हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके रोल्स हैं, वो समाज में वाइडर हो। जेंडर स्टडीज आज के सिनेरियो को देखती है, मतलब जेंडर स्टडीज जो है वो आज के सिनेरियो को देखती है। जेंडर स्टडीज जो है वो और ज्यादा, मतलब जेंडर स्टडीज मोर इंक्लूसिव ब्रॉड एस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड है और इंक्लूसिव है, यानी समावेश है इसके अंदर। ब्रॉडर मतलब वाइडर लेवल पे ये है जो जेंडर स्टडीज है। वोमेन स्टडीज तो एक ऐसा क्राइटेरिया है कि सिर्फ वोमेन्स को शिक्षा देनी है, और जेंडर जो है वो है हर प्रकार का जेंडर, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो एक तरीके से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों टाइप्स के मेल्स, और ट्रांसजेंडर में ही जो उनकी अलग अलग जेंडर क्वालिटीज होती हैं, जेंडर टाइप्स होते हैं, सबको एक समान शिक्षा दी जाए। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वोमेन स्टडी, फिर देखेंगे जेंडर स्टडी, यानी महिला संबंधी अध्ययन। जो वोमेन स्टडी का फर्स्ट पॉइंट है वो महिला संबंधी अध्ययन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर स्टडीज में ये सारे जेंडर्स का अध्ययन है। जो स्टडीज है वोमेन में तो ये सिर्फ महिला का है, और जेंडर में ये सारे सारे जेंडर्स का, जैसे मैंने बताया कि जेंडर ट्रांसजेंडर हो, फीमेल हो या मेल हो, कोई सा भी हो। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम वोमेन स्टडीज का, वोमेन स्टडीज बाय फेमिनिस्ट, यानी वोमेन स्टडीज बाय फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट के द्वारा, नारीवाद के द्वारा लाया गया एक तरीके से। नारीवाद, इसमें नारीवाद का बहुत ज्यादा रोल है। नेक्स्ट है इसमें जेंडर स्टडीज में क्रिटिकल स्टडी फॉर ऑल जेंडर्स, इसमें क्रिटिकल स्टडी की गई सारे जेंडर्स के लिए। तो जो हमारा महिला संबंधी अध्ययन है यानी वोमेन स्टडीज है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सराउंडिंग वोमेन, ये किसके
इसका क्राइटेरिया क्या था, सिर्फ वुमेन्स को एजुकेशन दिलाना, और जो जेंडर था उसके अंदर क्या था, ब्रॉड एस्पेक्ट, मतलब सारे हर तरीके के जेंडर। नेक्स्ट है वुमेन स्टडीज में थ्योरेटिकल फाउंडेशन, इसके अंदर थ्योरेटिकल फाउंडेशन था, और जो जेंडर स्टडीज है उसमें क्या था, यूनिवर्सल स्कोप था, मतलब सार्वभौमिक लेवल पे। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एजुकेशन में इंटर डिसिप्लिनरी था, ये इंटर डिसिप्लिनरी था, और जो हमारा जेंडर स्टडीज है ये क्या था, साइको सोशल मैस्कुलिनिटी लेस्बियंस गे क्रिटिक्स, इसके अंदर मतलब हर तरीके के जेंडर्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा वुमेन स्टडीज में सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की चारों ओर घूमती थी ये, क्योंकि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस इन्हीं के सब्जेक्ट्स इसमें ज्यादातर पढ़ाए जाते थे। और जो जेंडर स्टडीज है इसमें क्या था, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म और मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे इसके अंदर, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरीके से जो हर चीजों का एक निचोड़ होता है, सारी चीजों को मिला के जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, उसके अंदर एक दूसरे से वो इंटरकनेक्ट होते हैं, वो चीज थी इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे वुमेन स्टडीज का वुमेन रिलेटेड इशू, इसके अंदर वुमेन रिलेटेड इशू थे सारे। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर स्टडीज का, इसमें डिफरेंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते थे, और डिफरेंट जेंडर डिफरेंट जीन्स, और इसके अंदर क्या है नेक्स्ट, इनफ फॉर वुमेन, ये सिर्फ इनफ था वुमेन्स के लिए, और ये था कॉन्शियस रेजिंग। नेक्स्ट है इसमें ओनली फॉर वुमेन, और जो हमारा जेंडर स्टडीज है इसमें है अवेयरनेस टू ऑल जेंडर्स। ऐसे ही हमारा इसके अंदर है, यानी जो वुमेन स्टडीज है इसमें है फेमिनिज्म, एक्टिविज्म, और इसके अंदर क्या है, ऑल जेंडर्स इशू। और वुमेन स्टडीज के अंदर है शिफ्टिंग फ्रॉम वुमेन स्टडीज, और जेंडर स्टडीज के अंदर है नॉट इनफ फॉर वुमेन जेंडर स्टडीज। तो ये चीज है कि ये सिर्फ वुमेन जेंडर की स्टडीज नहीं है, ये हर जेंडर की स्टडीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराडिग्म, जो है पैराडिग्म शिफ्टेड फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज, जो पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है वो वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज में शिफ्ट हुआ है। एजुकेशन इज लाइक अ माइलस्टोन, यानी मील का पत्थर साबित हुआ है, जो एजुकेशन है वो एक माइलस्टोन साबित हुआ है इसमें। नेक्स्ट है 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक क्या चेंजेस आए। वुमेन स्टडीज में वुमेन को वीक माना जाता था, जो वुमेन स्टडीज थी उसमें वुमेन को वीक माना जाता था, अबला माना जाता था, लेकिन जो जेंडर स्टडीज है उसमें सभी जेंडर्स के लिए जागरूकता है, सभी जेंडर्स के लिए अवेयरनेस है। तो ये था 19th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक का जो एक पैराडिग्म शिफ्ट है। नेक्स्ट है स्त्रियों की 21वीं सदी तक स्थिति में सुधार, जो स्त्रियों का सुधार हुआ 21वीं सदी तक वो क्या था। फर्स्ट है शिक्षा का प्रचार प्रसार, मील का पत्थर साबित हुआ एक तरीके से, यानी माइलस्टोन साबित हुआ, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ। पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता हमारी वेस्टर्न जो एक तरीके से सभ्यता थी हमारी, वो इसके अंदर चेंजेस आया। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण, यानी रोजगार स्त्रियों को दिया गया, औद्योगिकीकरण आया। फोर्थ है हमारा छोटा परिवार, स्त्रियों परिवार में एक तरीके से क्या थी, छोटे परिवार के रूप में थी। तो ये चीज थी स्त्रियों की 21वीं सदी तक स्थिति में सुधार जो आया। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन किस किस ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सती प्रथा को हटाया। बैंटिंग, और इसमें थे बैंटिंग, वो भी थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के समर्थक थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, तो ये समर्थक थे बैंटिंग के, जिन्होंने सती प्रथा वगैरह या फिर बाल विवाह को हटाया। उसके बाद है महात्मा गांधी, एमजी गांधी, यानी कि इन्होंने बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स किए जो इनके लिए, स्त्री शिक्षा के लिए या जेंडर के लिए एक तरीके से बहुत ही प्रभावपूर्ण साबित हुए। बेसिकली इन्होंने स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है एनी बेसेंट, और उसके बाद है लॉर्ड रिबन, उसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लास्ट है लॉर्ड डलहौजी। मतलब इन सब लोगों ने ही स्त्री शिक्षा को समर्थन किया। नेक्स्ट है चेंज पैराडिग्म, यानी पैराडिग्म में क्या क्या चेंजेस आए, इसका रीजन क्या था। चेंज सोशल स्टेटस, यानी 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक चेंज हुआ क्या, सोशल स्टेटस, हमारा सामाजिक स्टेटस चेंज हुआ। सेकंड है हायर इकोनॉमिक स्टेटस, हायर इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से ये पैराडिग्म शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट है थर्ड इक्वालिटी इन पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड में इक्वालिटी आई। फोर्थ है हमारा लीगल फैसिलिटीज, यानी लीगल फैसिलिटीज हमें मिली। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, फंडामेंटल एक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए किसके लिए, वुमेन्स के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा फर्स्ट, जिसमें है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। सेकंड है आर्टिकल 15 जिसमें है राइट टू फीमेल इक्वालिटी विद
मैन। थर्ड है हमारा आर्टिकल 16 यानी राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स, यानी जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लेडीज को भी दी जाए। फोर्थ है हमारा आर्टिकल 19 जिसमें है राइट टू फॉलो माई प्रोफेशंस, यानी उनके पास राइट टू फॉलो होना चाहिए, मतलब एक राइट होना चाहिए अपने प्रोफेशन को फॉलो करने का जो वो चाहती हैं। फिफ्थ है हमारा आर्टिकल 23 यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कोई भी केस करने का, या फिर उनके पास इस चीज का राइट है कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सिक्स्थ है हमारा आर्टिकल 39 राइट टू गेट इक्वालिटी सैलरी फॉर इक्वल वर्क इन द इंडियन कंडीशंस, यानी इंडिया के कंडीशन के तौर पे हम देखें कि जो लेडीज को कम सैलरी दी जाती है और जेंट्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, तो ये चीज क्या है, ये इक्वल हो कि सैलरी अगर वो सेम जॉब पर है, सेम पोस्ट पर है, तो उनको सेम सैलरी दी जाए। इसी में हमारा सेवंथ आर्टिकल है आर्टिकल 42 यानी राइट टू प्रोवाइड मैटरनिटी फैसिलिटी, मतलब एक तरीके से क्या था कि मैटरनिटी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी लेडीज को, लेकिन अगर उन्हें जरूरत है तो अब ये फैसिलिटीज भी दी जाएगी। उनको जॉब से अगर कोई भी छुट्टी चाहिए तो उनको ये चीजें दी जाएंगी। सो ये था हमारा पैराडिग्म शिफ्ट, यानी इसका सेकेंड पार्ट था ये। फर्स्ट वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, पहले से अपलोडेड है वो यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।